हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर आपने किया होगा। आज हमारा फोर्थ चैप्टर है रेसिस ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन रेसिस जिसको हम कह सकते हैं मानव प्रजातियां। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मानव प्रजातियां ही हैं, क्योंकि मनुष्य ने ही इन चीज़ों के लिए अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो इनके बारे में हम मानव जो प्रजातियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, किस किस एरिया में किस प्रकार की प्रजातियों का निवास है, तो उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रजाति की परिभाषा दीजिए। तो प्रजाति की जो परिभाषा है विभिन्न जो दार्शनिक हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार दी है, और सामान्य रूप से मानव भूगोल में मानव प्रजातियों का अध्ययन का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि धरातल पर सांस्कृतिक भूदृश्यों में प्रादेशिक भिन्नता का पाया जाना इन्हीं के क्रियाकलापों का परिणाम भी। जितने भी कल्चरल फीचर हैं, मानो मैन मेड फीचर जिसको हम कह सकते हैं, तो एरिया के अकॉर्डिंग उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो किसके कारण मिलती है? मनुष्य के कारण ही। तो विश्व की समस्त जो प्रजातियां हैं मेधावी मानव है की भी संतान है, और किंतु वर्तमान काल में मानव के शारीरिक लक्षणों में भेद स्पष्ट दिखाई देता है कि वे अलग अलग मनुष्य में अलग अलग जो एक्टिविटी हैं, अलग अलग जो अंतर है वो देखने को मिलता है। तो दो मानव एक नहीं हो सकते, दोनों में किसी न किसी प्रकार का लक्षण में, शारीरिक लक्षण में, मानसिक लक्षण में अंतर देखने को मिलेगा। किसके कारण? भौगोलिक पर्यावरण के कारण, जो दूसरी प्रजातियों से भिन्न होगा। मानव प्रजाति के बारे में वैज्ञानिकों का एक मत नहीं है। अलग अलग गुण अलग अलग समूह के आधार पर वो सम्मिलित करते हैं, भाषा के आधार पर करते हैं, कई पीढ़ियों के निवास के स्थान पर करते हैं। कुछ तो जो विद्वान प्रजातियों का अर्थ राष्ट्र के रूप में लेते हैं, किंतु प्रजाति के संबंध में ये विचार भ्रामक और अवैज्ञानिक है। भी राष्ट्र नहीं है कोई प्रजाति। तो इस तरीके से विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें क्रोबर का है कि प्रजाति एक प्रमाणित जैविक अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रम, वंश, प्रजातीय गुण और अथवा उप समूह द्वारा जुड़ा है। यह सामाजिक संस्कृति अवधारणा नहीं है। जो ब्लास ने भी बोला है कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो इसी प्रकार से बीजर ने बोला है कि भाई एक प्रजाति मनुष्यों का उपभाग है, जिसमें कुछ भौतिक लक्षणों की पृथक देन होती है कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, और वही पीढ़ी एक विशेष समूह का प्रतिनिधित्व करती है उन लक्षणों के आधार पर, तो वो एक अलग प्रजाति हो जाती है। तो टेलर ने भी बोला है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। क्योंकि किस जो एक शारीरिक गुण है, क्षेत्रीय गुण है, भौगोलिक गुण है, तो वो अलग जाति में दर्शाता है। तो यही चीजें टेलर ने भी कही है। तो विशेषताओं की अगर बात करें तो जैविक अवधारणा है, राष्ट्र धर्म जाति से कोई संबंध नहीं होता। प्रजाति का शारीरिक और वंशानुक्रम गुण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो जिन लक्षणों के आधार पर हम प्रजाति का निर्धारण करते हैं, तो वे मनुष्यों को एक बड़े समूह के रूप में निश्चित होते हैं। तो संसार में प्रजातियों के विकास के कारकों का वर्णन अगर करें सेकंड क्वेश्चन में, तो कौन से हैं? बहुत सारे उत्तरदायी कारण हैं बाहरी परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी हैं। एक तो जलवायु परिवर्तन है, ग्रीफिक रसों की क्रियाएं, हार्मोन एक्टिविटी जिसको हम कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, जैविक परिवर्तन, बायोलॉजिकल मोशन कहा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जैविक परिवर्तन के बाद प्रवास द्वारा जातियों का मिश्रण होता है कि भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जातियाँ रहती हैं, वहीं पर बस जाती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें, जलवायु परिवर्तन द्वारा जो चेंज आता है, मानव विकास की प्रारंभिक जो एक्टिविटी हैं वो जलवायु पर निर्भर करती हैं, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि भी गर्म जलवायु है या ठंडी जलवायु है। टेलर ने भी बताया है कि मानव प्रजाति का जो उद्गम है वो एशिया के स्टेपी प्रदेश
में माना जाता है, जहाँ पर गर्म जलवायु है, वन प्रदेश हैं, दक्षिण में मरुस्थल है, वन फैले हैं, आदिवासी शिकार और फल फूलों पर, कंदमूलों पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो जलवायु है इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हंटिंगटन ने भी बताया कि भी उनके अनुसार लगभग 5 लाख वर्षों से मानव विकास के 2 प्रमुख तथ्यों का प्रभाव पड़ा है, जिसमें मानव के होने वाले जैविक परिवर्तन भी हैं या खोपड़ी मस्तिष्क में हुए परिवर्तन हैं, जो जलवायु के कारण, प्रवास के कारण, प्राकृतिक छाट के कारण हुए हैं। गणितीय प्रभाव भी हैं कि भी मानव प्रजातियों के उद्गम स्थल एक ही है और वे एक ही पूर्वजों की संतानें हैं सारी की सारी, जिसके त्वचा, रंग, बाल, नाक, कान, ये सारी चीज़ें भिन्न भिन्न तो हैं बट एक ही प्रजाति का रूप है। मंगोलियन कह सकते हैं, या इसके विपरीत दूसरी जिसका चेहरा चपटा है, छोटा है, या एंथिग्रिड है जिसका त्वचा का रंग प्रभावित करता है उसके मौसम के अनुसार। निग्रो हैं, वो मध्य सागरीय प्रजातियां हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। इसके अनुसार अलावा शुष्क जलवायु की अल्पाइन प्रजातियां हैं, मंगोलाइड प्रजातियां हैं। तीसरा आता है कि जैविक परिवर्तन की छाट, कि किसी मानव में प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके वंश तथ्यों में मिल जाते हैं जो भावी पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन भी आता रहता है। और यह परिवर्तन प्राकृतिक छटाओं का कारण होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इस तरीके से पहली और 5वीं पीढ़ी में हमें अंतर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ प्रवास के कारण भी है। सुदृढ़ या सबल व्यक्तित्व वाले आगे बढ़ जाते हैं, रोगी पीछे रह जाते हैं। दीर्घकालीन प्रवास शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन करता है। तो उसके बाद आती है जातीय मिश्रण। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई व्यक्ति जाता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है तो वहाँ के लोगों से वैवाहिक संबंध है या कई प्रकार के दूसरे संबंध स्थापित करने से जो मिश्रण है जातियों में, जैसे निग्रो और श्वेत जातियों का मिश्रण उदाहरण हम दे सकते हैं। मंगोलाइड, निग्रोलाइड, ये शारीरिक विशेषताओं के आधार पर हैडन और कास्मिन का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण और अभिलक्षणों का वर्णन। कि भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण का अभिलक्षण कैसे है, कि भी एक विवादग्रस्त विषय है। हम मानव प्रजातियों का विवरण जो वर्गीकरण है वो अच्छी तरीके से नहीं करते। दूसरी एक विचारधारा थी कि प्रजाति की भिन्नता जो है मानव विकास की आरंभिक अवस्था पाई जाती है। दूसरी विचारधारा के अनुसार प्रजातियों का विकास समान रूप से हुआ है, उनमें अंतर बाद में आए हैं, बाद में विकसित हुए हैं। रंग, बाल, नाक, कान, होठों के आधार पर, इनकी बनावट के आधार पर, अलग अलग गुणों के आधार पर इसका किया जाता है। तो ये लक्षण आप देख सकते हो, त्वचा के रंग के आधार पर, कद के आधार पर, लाट के आकार के आधार पर मंगोलाइड, कास्केसाइड या निग्रोलाइड, सभी के लक्षण अलग अलग हैं, देखने को मिलते हैं। तो त्वचा का रंग है, कद है, नाक का आकार है, शारीरिक गठन है, बाल है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जातियों के अनुसार अलग अलग होती हैं। कभी कभी अलग नहीं की जाना जाता। श्वेत लोग वास्तविक गुलाबी या भूरे रंग के होते हैं त्वचा के रंग के आधार पर, कुछ अलग कलर के होते हैं। तो कद के आधार पर बात करें तो कुछ की नाटा छोटा कद होता है 148 सेंटीमीटर, या कुछ का 160 सेंटीमीटर से 68 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो कद के आधार पर भी इनकी अलग अलग एरिया में अलग अलग विशेषता होती है। तो मस्तिष्क आकार भी किसी का 78.5 से कम होता है, किसी का 78 से 82 तक होता है, किसी का 82 से ज़्यादा होता है। नाक का आकार की भी बात करें तो अलग अलग प्रजातियों की नाक की चौड़ाई और लंबाई अलग अलग होती है। चेहरे की अगर बात करें तो किसी की ठोडी बाहर होती है निकली, किसी के अंदर होती है। चीनी और पोलैंड के लोगों की अगर बात करें तो इनका सपाट आकार के होते हैं चेहरे। तो अलग अलग नेत्र के आधार पर भी इस तरीके से छोटी और बड़ी आँखें वाले लोग, अफ्रीकन लोगों की आँखें बड़ी होती हैं, मंगोलाइड की छोटी होती हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाल के रंग के आधार पर भी कह सकते हैं, लहरदार या ऊनी बाल के आधार पर भी कह सकते हैं। शारीरिक गठन में कोई लोग चौड़े सीने चौड़ाई और गहराई के आधार पर होते हैं, विभिन्न वर्गों में अलग अलग पाए जाते हैं। गठीला है, नाटा है, छोटा है, तगड़ा, लंबा है। तो इस आधार पर या रक्त समूह पे भी ए और बी में इन्होंने डिवाइड किया है कि मनुष्य कोई भी समूह ऐसा नहीं है जिसमें एक लक्षण एक अधिकार हो। मनुष्य का समूह लक्षणों का अलग समूह होता है, सब में कुछ न कुछ लक्षण देखने को हमें समान भी मिल सकते हैं। उसके बाद वर्तमान काल की प्रजातियों का वर्णन करो, और वर्तमान काल की प्रजातियों का उनका विस्तार किस तरीके से कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में
कि भी वर्तमान में प्रजातियों में काफ़ी मतभेद है। छोटे मोटे तौर पर 3 प्रजातियां स्वीकार की गई, सफ़ेद, पीली और काली। और धरातल पर वर्तमान में पाए जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के का जो विश्लेषण है, इसमें काकेसाइड है, नोक और दूसरी जो नॉर्डिक है काकेसाइड का पार्ट, त्वचा का रंग सफ़ेद होता है और पतले ठुड्डी सुंदर होती है। तो इस तरीके से इन्होंने भी इसको कई पार्ट में बांटा, जिसमें प्लाइन है, मध्य सागरीय है। तो मध्य सागर में अलग उस एरिया में लहरदार और घुंघराले बाल होते हैं, भूरा रंग होता है। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शरीर का जो बनावट है वो पाई जाती है। मोगलाइट की अगर बात करें तो उत्पत्ति मध्य एशिया में मानी जाती है, केवल एशिया में ही फैले हैं और इनकी उत्पत्ति निग्रोलाइट और काकेसाइड के बाद हुई है। तो इस तरीके से इनका रंग जो है वो पीला चमकता, भूरा चेहरा, बाल काले, सारे शरीर फैले हुए होते हैं। इसी तरीके से मलेशियन होते हैं, अफ्रीकी निग्रोलाइट होते हैं, जिनका जो है होप तक फैली हुई होती है। इसके बाल काले बाल होते हैं, उनके समान होते हैं। 5.5 से 6 फुट तक की जो इनकी औसतन हाइट होती है। तो इस तरीके से दूसरी जो अफ्रीकी हैं, इसके घुमावदार बाल होते हैं। तो इस तरीके से इनका अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अयून है, बुशमैन सबसे महत्वपूर्ण है। दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में 2 प्रकार की प्रजातियां हैं, जिसमें एक बुशमैन और एक हॉटेटोंट है। इसमें इन प्रजातियों में रक्त संबंध स्थापित हो चुका है। खोपड़ी लंबी मध्यमिक होती है, त्वचा का रंग पीला भूरा होता है, कद 4.5-5 से लेके तक पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियाइड आप देख सकते हो, चौड़ी नाक, मोटे होठ या बालों की बनावट लहरदार, आंखों का रंग भूरा, 5.5-6 तक की इनकी हाइट होती है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग एरिया के अनुसार, अलग अलग भौगोलिक प्रजाति के अनुसार, अलग अलग भौगोलिक कंडीशन के अनुसार इनका कलर और कद, हाइट और विशेषताओं में अंतर देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप विभिन्न जातियों की एरिया के अकॉर्डिंग इनकी विशेषताओं का चयन कर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप रिवाइज कीजिएगा। बड़े क्वेश्चन आपके सारे हो जाते हैं, लगभग इन्हीं में से आपके पेपर भी आते हैं। आज के लिए लेसन था, कल अगला लेसन करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।